नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के संविधान को लेकर। और भारत का जो संविधान है, मैं लिख लेता हूँ एक बार। भारत का संविधान, साथियों, भारत का संविधान एक नाम उभरते ही हमारे जहन में बहुत सारी बातों का, हमारे बहुत सारे कुर्बानियों का, हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों का और हमारे उन पूर्वजों का जिन्होंने संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उन सबकी याद दिलाता है हमें। तो सबसे पहले हम साथियों ये समझेंगे कि भारत का संविधान भारत के लोगों को बनाने की आवश्यकता कैसे पड़ी और भारत का संविधान के लिए हमारे भारतीयों ने क्या क्या प्रयास किए, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले साथियों ये जानेंगे हम लोग कि भारत का जो अपना जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही प्राचीन और गौरवपूर्ण रहा है, क्योंकि भारत के अतीत में अनेक ऐसे आक्रमणकारी आए जिन्होंने भारत में अपना धर्म प्रचार किया। धर्म प्रचार के साथ साथ भारत में अपना लूट खसुट के जो उद्देश्य हैं उनको भी उन्होंने पूरा किया। भारत में जो हमारा भारत है पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, और भारत में उन्होंने अपना न केवल धर्म का प्रचार किया बल्कि भारत में अपनी ऐसी धन संपदा को भी अपने साथ में लेके गए। और साथ में यहाँ पर कुछ शासक थे जो यहाँ बसे, जैसे मुगल भारत में आए, वो भारत में यहाँ से उन्होंने सत्ता स्थापित की और भारत में उन्होंने सत्ता स्थापित करने के साथ साथ में उनका राज करीबन 150 वर्ष तक रहा भारत में। धीरे धीरे समय बीतता गया और भारत में जहांगीर के काल में टॉम सरो जो एक व्यापारिक पत्र लेकर सन 1600 ईस्वी में उपस्थित होता है, और 1600 उपस्थिति में उनकी ये मंशा रहती है कि भारतवर्ष के जो बादशाह है उसे कहा जाता है कि हमारी कंपनी है ब्रिटेन की, जो व्यापार के उद्देश्य से आपके इस साम्राज्य में हम व्यापार करेंगे और उसके बदले में हम आपको जो वार्षिक जो एक कर है, जो टैक्स है, आपको चुकाएंगे, तो हमें इसकी अनुमति प्रदान करें। और जहांगीर के दरबार में उसको अनुमति प्रदान कर दी जाती है। इस तरह से धीरे धीरे समय बीता जाता है और धीरे धीरे कंपनी ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अब हम समझते हैं कि 1757 में ईस्वी में कौन सा युद्ध होता है? सन 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद भारत में 1764 में एक और युद्ध होता है जो अंग्रेजों की कंपनी के बीच होता है सन 1764 ईस्वी में, जो है बक्सर का युद्ध। सन 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद में भारत का बहुत बड़ा एक भूभाग, एक बहुत बड़ा हिस्सा कंपनी के अधीन चला जाता है। इस तरह से कंपनी का भारत में एक राजनीतिक शासन भी स्थापित रहता है। अब धीरे धीरे उस समय भारत की जो व्यापारिक कंपनी है उसने जो अंतिम मुगल बादशाह है उनसे वो सत्ता छीन लेती है
और फिर उन्होंने मतलब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं उससे बात की जाती है, ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पे बात की जाती है कि भारतीयों में जो शासन है, कंपनी का शासन, उसको चलाने के लिए हमारे नियम और कानून संग्रह किस प्रकार होने चाहिए। तो भारत में कानून को बनाने के लिए उन्होंने उस पर विचार विमर्श, जो ब्रिटेन की जो काउंसिल है, प्रीवी काउंसिल, वहाँ पर उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है और वहाँ से कुछ मतलब इस समझो के नियमों और कानूनों की बात वहाँ से बनकर तैयार होती है। तो हम इसे पढ़ते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं ब्रिटेन में, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो कानून आती है। उस कानून में जिसे रेगुलेटरी एक्ट है, मैं लिख देता हूँ, रेगुलेटरी एक्ट, रेगुलेटरी एक्ट है, रेगुलेटरी एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है। और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में और जो एक एक्ट आता है जो 1813 का एक्ट है, 1813 का एक्ट, 1813 का एक्ट है। 1909 का जो एक्ट है, 1909 का 9 ईस्वी का एक्ट, 1909 ईस्वी का एक्ट है। इसके अतिरिक्त जो भारत में भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, हमारे संविधान में बहुत सारी बातें ऐसी है जो उसमें से भी ली गई हैं। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। इसी तरह भारत शासन अधिनियम 1935, जिसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमने अपने संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने उनको वहाँ फॉलो करने की आवश्यकता महसूस की और बहुत सारी बातों को वहाँ पर उन्होंने लागू भी किया था। तो साथियों, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मतलब ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसने बहुत सारे मतलब जो भारत का शासन को चलाने के लिए बहुत सारे कानून और एक्ट पास किए ताकि भारतीयों पर कानून व्यवस्था किस प्रकार बनाई जा सके। तो धीरे धीरे क्या होता है कि कंपनी की क्रूरता बढ़ती है हम भारतीयों पर, और भारतीय जो लोग हैं वो विभिन्न, जिसे उस वक्त के क्रांतिकारी हैं, युवा वर्ग है, वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देता है। जिसे हमने पढ़ा होगा 1835 में जो बेंटिक योजना आती है, लॉर्ड मैकाले की योजना है। 1835 में लॉर्ड मैकाले की जो योजना भारत में लागू होती है, उसका सीधा सा उद्देश्य होता है कि भारत में अच्छे कर्मचारियों की जो एक लिपिक वर्ग है उसका, उनके जो ब्रिटिश शासन के चलाने में अच्छे कर्मचारियों की व्यवस्था करना है। उसके तहत इसको एक शिक्षा प्रणाली लागू करती है। लेकिन भारतीय लोग उस समय राजनीति शास्त्र को, अंग्रेजी को पढ़कर विदेशी क्रांतियों के और विचारों के संपर्क में आते हैं और धीरे धीरे भारत में भी क्रांति की जागरूकता बढ़ने लगती है। और हमारे जो क्रांतिकारी हैं, दार्शनिक हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे जो युवा वर्ग हैं, जैसे कि हमारे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद है, महर्षि अरविंद है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, वीर सावरकर हैं,
और इसी तरह स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। इस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया और किस तरह से हमें अभी हमारे चिंतन को व्यवस्थित करके आगे हमको बढ़ाना चाहिए और हमारे देश को गुलामी की जमीनों से मुक्त करना है। तो इस तरह से मतलब भारतीयों में एक विदेशी उपनिवेश के प्रति किस प्रकार हम ऐसा करें कि विदेशी उपनिवेश से हम मुक्ति पा सकें, उसके लिए वो निरंतर बाहरी चिंतकों, दार्शनिकों, यहाँ तक कि फ्रांस की क्रांति से जो उठने वाली जो बातें हैं उनको भी भारतीयों ने बहुत से जगह पढ़ा और किस प्रकार फ्रांस की क्रांति की और फ्रांस की क्रांति का असर हमारे भारतीयों पर, भारतीय दार्शनिकों पर, चिंतकों पर बहुत सारा पड़ा और उन्होंने क्रांति की लहर है वो भारत में जगाने की कोशिश करी है। तो इस तरह से भारत में एक जन जागरण आया और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और कैबिनेट मिशन जो योजना आती है उसमें भारतीयों के लिए कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक दल आता है। तो धीरे धीरे अब ये भारत की जो कानून व्यवस्था है उसको किस तरह अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी ने भी मांग की थी कि भारतीयों का राजनीतिक भविष्य भारतीय स्वयं लिखेंगे। तो इस तरह से समय बीतता गया और अगस्त 1940 में पहली बार भारतीयों ने अगस्त 1940 में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया था। कब? 1940 में। तो इस तरह से जैसे जुलाई 1945 की बात करते हैं। जुलाई 1945 में इंग्लैंड में एक लेबर पार्टी बनती है और लेबर पार्टी है उसकी नई सरकार बनकर तैयार होती है और इससे क्या होता है कि जल्दी ही भारत को मतलब स्वतंत्र करने के लिए संकेत दिए गए थे। लेबर पार्टी की स्थापना होती है और उनके विरोध को देखते हुए, उनकी जनतंत्र को देखते हुए ये बात सामने आती है तो वहाँ पे हमें संकेत नजर आ जाते हैं कि अब भारत को समय आ गया है कि भारत को आज़ाद कर देना चाहिए। तब उन्होंने वो धीरे धीरे कैबिनेट मिशन योजना है इसको लागू किया और भारत का जो संविधान है वो भारतीयों के द्वारा लिखा जाएगा। तो अब साथियों जिससे हम आगे पढ़ेंगे, आगे के अध्याय में पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। वैसे दोस्तों मैं एक सामान्य स्वरूप में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास तो करेंगे कि संविधान की प्रस्तावना क्या है। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना ये है कि संविधान का एक परिचय है। जो हमारी प्रस्तावना है वो हमारा संविधान का एक परिचय है और हमारे संविधान का ही एक भाग है और जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। तो इसके निर्माण में किस तरह से समितियाँ बनी, किस तरह से प्रस्तावना वाला भाग को बना, उसमें किस प्रकार के विचार विमर्श किए गए, उसके बाद में हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की एक किताब को किस प्रकार मुकम्मल करके हम भारतीयों के समक्ष उसे रखा है। तो तमाम सारे कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की लगातार विचार विमर्श और बैठकों के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर सी कल्पना कह सकते हैं, जो केवल हम भारतीयों को कई वर्षों बाद भी हम भारतीयों को एक खुली हवा में सांस लेने के लिए भी हमें सारे अधिकार देता है और हमें तमाम सारे अधिकार मिलते हैं और भारतीयों में एक राष्ट्रीयता की भावना विकास करने में भी सहायक है। और दार्शनिकों और जो दार्शनिक होते हैं और चिंतक होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा चिंतन के विषय में तथा हमारे भारत में और अच्छे से किस प्रकार हमारे कानूनों को व्यवस्थित और लागू किया जाए उसमें ये सपोर्ट करता है, एक मदद करता है। तो हमारा भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है जो हमारे भारत के भविष्य और हमारे संविधान निर्माताओं की कल्पना का एक बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही अमूल्य हीरा है और उनकी कितनी सारी कोशिशें, कितने सारे मेहनत और ये कह सकते हैं कि उनकी कितनी लगन का एक परिणाम हमारे सामने है। तो आज जो भारत देश है विश्व के अंतर्गत भी अपनी एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। तो साथियों
अब हम जो अगले अध्याय में इसका अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक विशेष मैसेज आप लोगों के लिए कि हमारी कोई एक वैश्विक महामारी चल रही है, उसमें आप लोग अपने जो छोटे बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं या फिर 60 साल से ऊपर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, तो उन्हें बेवजह घर से बाहर ना निकले, और साथ ही आप स्वयं भी युवा वर्ग भी घर से बाहर ना निकले। और वास्तव में आवश्यक काम है तो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, एक दूरी बनाते हुए हम अपने कार्य को करें और स्वयं भी सुरक्षित रहे और दूसरों को भी सुरक्षित रखने में प्रयास करें। ये एक वैश्विक महामारी है जिससे केवल एक डर, इसका सामना नहीं है। बस आप एहतियात बरतें, सुरक्षित रहे और अपनों का भी ध्यान रखें, क्योंकि हमें आवश्यकता है एक स्वच्छ भारत की, एक स्वस्थ भारत की। धन्यवाद।